आज हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। ये पिछली बार भी उन्होंने किया था कि हिमाचल का पहले अनाउंस कर दिया था, गुजरात का 2-4 दिन बाद किया था। गुजरात का इलेक्शन सेपरेट किया था। वो खैर वो उनका प्रेरोगेटिव है, कैसे भी करें। अगर समय रहा तो 2 मिनट हिमाचल पे भी बात कर लेंगे, हिमाचल जो अभी वो हुआ है। लेकिन मैं उसमें देख रहा था, उसमें अंजना ओम कश्यप जी जयराम ठाकुर साहब से बात कर रही थी, उनको ले आई थी उस पर बातचीत के लिए। और जो प्रश्न था वो आपको हंसी वाला प्रश्न था। जयराम ठाकुर जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि धूमल जी हार गए थे, अनुराग ठाकुर के पिताजी पिछली बार, अनुराग ठाकुर के पिताजी पिछली बार हार गए थे, उनके चक्कर में जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बन गए। और जयराम ठाकुर से प्रश्न पूछ रही हैं कि ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या आपके नेतृत्व में। बीजेपी में किसी की हिम्मत है ये कहने की कि नहीं वो, अरे वो युग पुरुष मोदी जी के आगे रहेंगे और वो रहे, किसी की हिम्मत है कि मोदी जी के वो। और उसी रेफरेंस में लोग सौरभ द्विवेदी से भी ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के बारे में जैसी भाषा और जैसी हंसी उड़ा रहे हो, बीसियों वो मिले हैं, क्या एक बार भी तुम्हारी हिम्मत है प्रश्न करने की मोदी जी से? एक बार? या मोदी जी छोड़ दीजिए, अमित शाह साहब से। खैर, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बहुत सीनियर रामदत्त त्रिपाठी जी। रामदत्त त्रिपाठी जी को हम सब लोग जब बड़े हो रहे, मतलब हम भी बड़े थे उस समय, लेकिन हम लोग सुनते सुनते इनको बीबीसी का एक लंबा, बीबीसी का मतलब उत्तर प्रदेश में रामदत्त त्रिपाठी हुआ करता था। रामदत्त त्रिपाठी साहब से सबसे पहले आपसे, ये जो एक मीडिया से गायब करने की मुहिम है, ये रामदत्त जी कितना इफेक्टिव हो रही है और इससे क्या भारत जोड़ो यात्रा पे फर्क पड़ रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। कुछ तो सामान्य हमको समझना चाहिए कि मीडिया बहुत रीजनलाइज हो गया है और कई बार ये होता है कि बाराबंकी की खबरें आपको लखनऊ में नहीं मिलेंगी या हरदोई की खबर बाराबंकी में नहीं मिलेगी। तो एक तो वो फैक्टर आप मान सकते हैं कि भाई हम यहाँ हैं साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ के एडिशन में हमें वो चीज़ें को देखने मिलती है। दूसरे ये भी होता है, मैं एक सामान्य मान के चल रहा हूँ, मतलब कि भाई बिना किसी मोटिव के इम्प्यूट किए। दूसरा ये भी होता है कि कोई चीज जब पुरानी पड़ जाती है, इतने दिन से चल रहा चलता, तो उसमें नयापन जब खत्म हो जाता है तो भी फिर उसमें मीडिया, जब तक कि उसमें कोई नया चीज ना आ जाए, जैसे अभी मैं देख रहा था कि वो है कि पानी की टंकी में चढ़ गए वो सिद्धारमैया के साथ और झंडा उन्होंने फहराया, तो ये खबर बन जाएगी क्योंकि भाई ये थोड़ा एबनॉर्मल है। तो एक तो ये 2 चीजें तो हमको मीडिया के साथ हमको ये समझना ही चाहिए कि भाई कोई भी हो, किसी का भी हो, अगर रूटीन कार्यक्रम होने लगा है और सामान्य से हट के कोई बात नहीं है उसमें आकर्षण की, तो वो उसको नहीं मिलता। और दूसरे रीजनल खबरों को, वैसे भी आप देखिए ना, आपको केरल की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की कितनी खबरें आपको यहाँ के एडिशन में अखबारों को मिलती हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा बात, जहां तक मेरे ख्याल से आपकी चिंता और इशारा टीवी चैनल से है, क्योंकि वो तो दिन भर चलते हैं, उनके पास तो कोई पेज की संख्या लिमिटेड नहीं होती है। तो देखिए, अब हम सबको मालूम है कि वो सारा एक जगह से सेंट्रलाइज वहां से एडवाइजरी जारी होती है कि आपको आज क्या, किस विषय पे डिबेट करना है, किसको आपको पैनल में बुलाना है, क्या क्या खास सवाल पूछने हैं, क्या एम्फेसाइज करना है। तो ये जाहिर है कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सुबह से शाम तक कभी भी दिखाते रह सकते हैं वो तो लाइव, भले प्राइम बुलेटिन में न बनाए उसकी कोई। तो ये जाहिर है कि ये मीडिया, हम कंट्रोल्ड मीडिया के युग में रह रहे हैं। तो उस कंट्रोल्ड मीडिया के युग में जैसा बीजेपी को सूट करेगा, हो सकता है कि इस समय वो नहीं चाहेंगे कि भाई बहुत राहुल गांधी की यात्रा को जितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं जो नॉर्मल वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो काफी मतलब बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और राहुल गांधी भी एक मैच्योर लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, जो उनकी छवि बीजेपी और इन्होंने, इनके आईटी सेल ने, और एक पूरा, देखिए पूरा जो संघ परिवार है वो तो एक तरह से इसमें माहिर है, उनका प्रोपेगेंडा जैसा चाहे किसी का भी।
तो वो उससे बाहर निकल रहे हैं राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर। और मुझे लगता है वो खुद भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। आप देखिएगा ये इस यात्रा में और कुछ हो न हो, राहुल गांधी खुद भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे तमाम सड़क पे लोगों से, क्योंकि हवाई जहाज से जाना, मंच पर जाना, भाषण देना और चले आना, इसके बजाय आप जब रास्तों से गुजरते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं पड़ाव होता है उस पड़ाव में लोगों से मिलते हैं, तो वो लोगों से जुड़ रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि अब वो इसके बाद दूसरी यात्रा भी निकलने वाली है, वो जो पश्चिम से पूर्व नॉर्थ ईस्ट भी जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये समझ में आया होगा। और दूसरी बात देखिए, एक हमको ये ध्यान रखने की है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के पास मीडिया की जो मीडिया मैनेजमेंट की या पीआर की एक बहुत जबरदस्त सोफिस्टिकेटेड टीम है। और वो आज से नहीं है, वो 2013 के आसपास से एप्को वर्ल्ड वाइड करके एक अमेरिकन कंपनी है, वो उनका सारा देखती है कि भाई कैसे करना है, कब करना है, उनके विरोधियों को कैसे टोपी उछालनी है, कैसे मोदी जी को आगे बढ़ाना है। तो हो सकता है मोदी जी के एडवाइजर्स ने, बीजेपी के एडवाइजर्स ने ये कहा है कि भाई आप उसको कमेंट मत करिए, महत्व न दीजिए, क्योंकि अगर आप देंगे तो वो चर्चा में आ जाएगी। और देखिए राजनीति के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो चर्चा में आप रहें, आपके पास कुछ पर्चा हो, कहने का हो, आपकी बात को संदेश हो, कुछ कंटेंट हो, और खर्चा हो। तो बीजेपी, जाहिर है कि बीजेपी को नहीं सूट करेगा कि इस समय जब गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, और बहुत गुजरात का चुनाव बड़ा अहम चुनाव होगा, तो उस समय राहुल गांधी या एक जो वैकल्पिक लीडर है, देखिए इस समय देश में पार्टियां चाहे जितनी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने की इच्छा या के रूप में राहुल गांधी को ही देखा जा रहा है। तो वो क्यों चाहेंगे कि फोकस जो है वो उनके विरोधी या उनके वैकल्पिक नेता पे जाए। तो जाहिर है कि ये आपका अनुमान सही हो सकता है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसकी वजह से मीडिया के उससे गायब किया जा रहा है। रामदत्त जी, मैं आपसे एक चीज पूछूं उससे पहले, एक तो ये भी है कि कल जो बात हो रही है, आज किसी अभी हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि सीतारामैया जी को और डी शिवशंकर को पानी की टंकी पे चढ़ाना, फिजिकल फिटनेस की भी बात है। अगर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन याद हो तो एक होता था कि सामने सामने आ जाओ, हो जाए बातचीत, उसी तरह से सामने सामने आ जाओ, देख लें कौन ज्यादा दौड़ लेता है। तो आप ज्यादा दौड़ लेते हैं, मैं ज्यादा दौड़ लेता हूं, सामने सामने बातचीत हो जाए। खैर, एक ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें शायद वो अपने आप इनके फेवर में भी होती जा रही हैं। जैसे कोई माने ना माने, राफेल की जांच फ्रांस में चली रही है, वो कब तक, अब उनके यहां कोई जांच 20 साल तो चलती नहीं, उनके यहां जांच 2-4 महीने में पूरी हो जाएगी। पेगासस की जांच इजराइल वाले कर रहे हैं। नोटबंदी की बात कल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, ये कोई वो नहीं, एकेडमिक नहीं है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई है, हम इस पे जरा सुनना चाहते हैं। ये जो बाहर का माहौल है, उससे भी कहीं ना कहीं यात्रा को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यात्रा को उससे फायदा, उससे यात्रा को फायदा, क्योंकि वो जन लोगों के मन में एक वो तो बन ही रहा है कि भाई ये जो भी हो जी। देखिए आनंद जी, समय बहुत बलवान होता है। और देखिए हमने देखा है कि 1971 में इंदिरा गांधी का किस तरह से बांग्लादेश बनने के बाद किस तरह से संसद में विपक्ष ने या देश ने या दुनिया ने उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया, उनकी सराहना की, उनके सूझबूझ की, उनकी रणनीति की, उनके कौशल की, सारी चीजें हुई और एक बम्पर मेजॉरिटी मिली। लेकिन देखिए 73-74 आते आते अब देखिए क्या हुआ। उसी तरह आपने राजीव गांधी जी का देखा कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, इतनी मेजॉरिटी और इतना जबरदस्त, और उनका हुआ बहुत मिला, लेकिन फिर वो बोफोर्स कांड उछला और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके किस तरह से चीजें, तो परिस्थितियां राजनीति में बनती हैं, बिगड़ती हैं, और समय बहुत बलवान होता है। तो आप सही कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने अपना जो एक ऑटोक्रेसी है, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, उसमें डर है, सीबीआई का भी है, ईडी का भी है, उसमें बहुत सारा मत, क्योंकि वही पार्टी है, वही सरकार है, और उसमें कोई उनको कोई मतलब किसी तरह का कोई लाज शर्म नहीं है। कि देखिए एक पत्रकार जो है वो जा रहा था हाथरस में एक कांड कवर करने, जब वो महिला लड़की को जला दिया गया था, और किस तरह से वो सिद्दीक कप्पन जो है आज भी जेल में है, और उस पर किस किस तरह की धाराएं लगाई गई।
यूपी में ही देख लीजिए कि बहुत सारा, तो एक 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 हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज का एक वो होता है, और धीरे धीरे लोगों में फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है। और आज 80 करोड़ लोग, जहां की एक वादा था, जहां की एक कहा गया था कि लोग खुशहाल होंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। आज ही अखबारों में है कि देखिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, औद्योगिक उत्पादन है, वो घट रहा है, कम हो रहा है। खेती बिल्कुल मतलब कि खेती किसानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तबाह हो रहे हैं, लोगों को दाम नहीं मिल रहा। चाहे हिमाचल के सेब ले लीजिए, चाहे कपास वाला ले लीजिए, चाहे धान वाला ले लीजिए, चाहे कोई भी हो, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। नोटबंदी का भी आप देखिए, अब नोटबंदी की समीक्षा होने ही जा रही है, आपने कहा। तो मुझे लगता है कि और मोदी जी को 2024 तक आते आते पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं, परफॉर्मेंस के तौर पर, गवर्नेंस के तौर पे तो लोग नाराज हैं। अब एक ही कार्ड जो उनका चल रहा है वो है डिवाइड करने का, रिलीजियस प्रेजुडिस, जो जो हिंदू मुस्लिम प्रेजुडिस है, उस खाई को चौड़ा करना, और हर बात के लिए मुसलमानों का भय दिखाना, या मुसलमानों, ये लोगों को कहना कि भाई हम मुसलमानों को दबा रख रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस मामले में एजेंडा सही चुना है कि भाई ये भारत जोड़ो, यानी लोगों को जोड़ने की बात है, समाज को जोड़ने की बात है। तो जिस हद तक विपक्ष और जो इस देश के जागरूक नागरिक हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, देखिए ये हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि सरकार, जो हम टैक्स पेयर हैं और हम वोटर हैं, तो दोनों नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार की जो है कामकाज को सही से परखें और उसका मूल्यांकन करें, उस हिसाब से आगे दें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों में निराशा बढ़ रही है। अब एक ही कार्ड इस समय फिलहाल अभी चल रहा है, और आप देखिए कि किस तरह से ये मतलब उसको, उस सेंटिमेंट को किस तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो केदारनाथ में गुफा बनवा के बैठ जाना हो, चाहे वो अयोध्या में जा करके बिल्कुल आप जजमान बन गए हो, जबकि मुहूर्त भी नहीं था। किस तरह से बनारस में आपने किया, आप महाकाल को भी इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे ये सबसे बड़े हिंदुओं के पोप है। तो ये जो हिंदुओं के पोप बन के ये आ रहे हैं, और इनको लगता है कि सारा ये, जबकि ये पूरा हिंदू, देखिए एक चीज, हिंदू धर्म से इनका कोई नहीं, ये राजनीतिक जो हिंदुत्व है। तो बहरहाल जब तक ये हिंदू मुस्लिम कार्ड, मुझे लगता है कि जिस हद तक कांग्रेस और बाकी लोग या मीडिया, ये समझदार लोग इसको कम करेंगे, उस हद तक मुझे लगता है कि बीजेपी कमजोर होगी। और दूसरी बात, आपके एक दर्शक ने एक टिप्पणी की, उसमें उन्होंने ये तुलना अन्ना हजारे के मूवमेंट से की कि भाई अन्ना हजारे के मूवमेंट को क्यों मीडिया, जो आपका मूल सवाल है कि मीडिया क्यों इतना कवरेज कर रहा था, तो वही बात मैंने शुरू में कही थी कि अन्ना हजारे का जो पूरा मूवमेंट था, वो पूरा प्रायोजित मूवमेंट था संघ का और मोदी जी का इनडायरेक्ट। और उसके लिए सारा सारा पहले से देखिए, वो जो एप्को वर्ल्ड वाइड एजेंसी, इनकी पीआर एजेंसी है, वो उसका काम ही है कि वो पहले तो अपने क्लाइंट के जो विरोधियों की छवि बिगाड़ती है। तो उस समय उन्होंने सोनिया गांधी और उसी उसी अभियान के तहत देखिए, गांधी जी को जो आज सोशल मीडिया में गाली पड़ रही है, नेहरू जी को जो गालियां पड़ रही है, वो इसीलिए कि एक ही आइडियोलॉजी है जो बीजेपी को लगता है, संघ परिवार को लगता है कि एक जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, जो आजाद, इस कांग्रेस की बात आप ना भी करें तो भी जो आजादी दिलाने वाली जो कांग्रेस है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, और वो जो बहुत कुछ संविधान में समाहित है, तो उसको ही टारगेट ये लोग कर रहे हैं। तो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, वो पूरी तरह से प्रायोजित मूवमेंट था, जिसमें मीडिया भी हायर किया गया था, प्रायोजित था, बाकायदे उनके टाइम स्लॉट सारे एक ऑर्गेनाइज ढंग से उसके लिए गए थे। वहां बाकायदे जहां तो चल रहा था, वहां खाने का, पीने का, पिकनिक का, हर चीज का। तो अन्ना हजारे के जो मूवमेंट से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा को। राहुल गांधी की यात्रा एक विपक्ष के नेता की यात्रा है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास अब संसाधन भी उतने हैं। तो और ना कांग्रेस, मुझे लगता है, उस तरह का मीडिया मैनेजमेंट करती है, न कर सकती है, न क्षमता है उतना पैसा खर्च करने की। आज देखिए, जितना कारपोरेट मीडिया है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि वो पूरा पैट्रोनाइज्ड है। भाई जिस तरह के बेनिफिट
मोदी सरकार अपने क्रोनी जो पूंजीपतियों को दे रही है, चाहे वो रिलायंस हो चाहे अडानी हो, अब आज इन्हीं लोगों का सारा मीडिया शेयर धीरे धीरे सब कहीं। और दूसरा जिस तरह से डर है भाई, तो उसमें तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। अन्ना हजारे का मूवमेंट कोई स्वतंत्र मूवमेंट नहीं था, वो बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित आंदोलन था, जिसके लिए मीडिया को भी हायर किया गया था। जो मीडिया आज कंट्रोल सरकार के सहारे है, उस समय वो पैसे या जो पूंजीपति, जो देखिए मोदी जी को स्पॉन्सर ही किया था पूंजीपतियों ने। जो एक देखिए पूंजीपतियों को लगता है कहीं भी हो, आप देखिए कि उनको लगता है कि भाई बहुत डेमोक्रेटिक उनको नहीं चाहिए, उनको एक लीडर ऐसा चाहिए कि बस वो लीडर के इशारे पे उनको सारे बेनिफिट्स मिल जाएं। तो उनको मोदी जी में ही वो क्षमता लगती थी। जिस तरह से उन्होंने टाटा को बुला के और वहां से बंगाल से और 1 रुपए में उन्होंने उन्हें जमीन दी, तो उसके बाद टाटा समूह से लेके और बाकी सबको लगा कि भाई ये बंदा है जो कोई कानून कायदा कुछ नहीं ले जाके। देखिए आप कोयले के आज बार बार जो क्राइसिस हो रही, कोयला इंपोर्ट होगा, ये कोयले का जो सारा स्कैम क्यों इतना बड़ा हल्ला मचाया गया था बाकायदे सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के, क्योंकि कांग्रेस के जो गवर्नमेंट थे वो इंडिजिनस जो कोल इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना चाहती थी, कोयले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी साहब, इनको ऑस्ट्रेलिया से और इंडोनेशिया से बाकी जगह इन्होंने कोयला खदानें ले रखी थी, उनको लाना था। तो ये सारा देखिए, ये पर्दे के पीछे से ये सारा खेल इंडस्ट्री पूंजीपतियों का है कि उनको कौन ज्यादा सुविधा दे सकता है। और पूंजीपतियों ने देश के ये रियलाइज किया था कि कांग्रेस एक सीमा के आगे अपनी जो उनकी बैकग्राउंड है, जो उनका डीएनए है सोशल कमिटमेंट का, बराबरी का, कुटीर उद्योगों को, जो भी उनका एक पुराना डीएनए है, उसके नाते उस हद तक वो सुविधा या बढ़ावा नहीं दे सकते हैं जिस हद तक मोदी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए भाजपा जनसंघ आप देख लीजिए शुरू से ही इनका वो उन्हीं के साथ रहे हैं, मतलब कि तो इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते हैं इनके अन्ना हजारे मूवमेंट के। और आज भी जो है वो बीजेपी मेनली सारी जो हमारे देश में पूंजीपति है, मोनोपोली पूंजी की फर्स्ट चॉइस है और मीडिया वो कंट्रोल करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसीलिए राहुल गांधी को भी ये समझ में आ गया है कि भाई हमको अब लोगों के बीच जाना है, आम लोगों के बीच जाना है और अपनी जड़ों को सींचना है, पुरानी जड़ों को सींचना है। तो वो मुझे लगता है कि वो काम वो कर रहे हैं। पार्टी जीतती है हारती है वो एक अलग सवाल है। और दूसरे, राहुल गांधी अभी यंग है मोदी जी के मुकाबले। देखिए मोदी जी 72 साल के हो गए हैं और 2024 के बाद संघ उनको 75 साल का फार्मूला लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के पास अभी समय है। और ऊर्जा की जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल उनके अंदर ऊर्जा है। वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा उन्होंने करी है पैदल, तो और वो एक्सरसाइज करते हैं। और वो देखिए पानी की टंकी पे ना खुद चढ़े बल्कि सिद्धारमैया को भी चढ़ा दिया तो जाहिर है कि ऊर्जावान है और इसीलिए देखिए यंग लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अब बाकी जो है प्रोपेगेंडा, लेकिन ये पक्का मान के चले कि अभी पूंजीपतियों की जो चॉइस है हमारे देश के मोनोपोली हाउसेस की, वो अभी मोदी उनकी पसंद है। और मुकाबला वही है, कांग्रेस को वही है कि वो किस तरह से गुमराह कर पाते हैं कि नहीं। जिस तरह से अन्ना हजारे को खड़ा करके एक आंदोलन खड़ा किया उस समय और मोदी जी को लाने के लिए, तो अब आगे भी उस तरह से पब्लिक गुमराह होगी कि नहीं होगी, ये देखना है। आप सब लोगों से एक राय थोड़ी, सबका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर करेगी तो वो केवल कांग्रेस के वोट काटेगी। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा का ज्यादा नुकसान करेगी, जो भी वोट मिलते हैं बनस्पत कांग्रेस के। ये मेरा अपना वो है जिसपे मैं किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। रामदत्त जी, मेरा एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। वो प्रश्न इसलिए क्योंकि वो आ गया था और आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इसको बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो गया है। ये पसमंदा की अब मीटिंग होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, पसमंदा मुसलमानों की भाजपा मीटिंग करने जा रही है। आरएसएस अब कह रही है कि नहीं हम इनका ख्याल रखेंगे। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान आरएसएस या भाजपा के ऊपर विश्वास करेगा? रामदत्त जी। नहीं, देखिए बीजेपी और संघ को यह समझ में आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय अगर इकट्ठे होकर कहीं चला जाता है, वोट देता है, तो उससे नुकसान होता है उनका और संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर थोड़ा वो हो गया तो बेसिकली संघ और भाजपा की कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय को कंफ्यूज करें
और आप देखिए अभी इसी रूप में इसीलिए देखा जा रहा है कि जैसे मुलायम सिंह यादव जी की जब अभी डेथ हुई, तो आप देखिए उनको जीते जी क्या किस किस तरह से नहीं गालियां दी थी संघ परिवार ने, मुल्ला मुलायम या क्या क्या नहीं कहते थे उनके माँ को, उनके परिवार को, उनको दुनिया भर की बातें। लेकिन वो जाके अब ऐसा इस तरह से मोदी जी ने पेश किया कि नहीं नहीं भाई, ये तो जैसे बिल्कुल हमारे बहुत सगे हैं, हमारे एडवाइजर हैं, हमारे हैं। तो ये मुस्लिम समुदाय को कंफ्यूज करने की उनकी कोशिश है कि नहीं हमारा, आप भी भारतीय मुसलमान हैं तो कोई आपसे झगड़ा नहीं है। और ये सिंपली एक कंफ्यूज करने की कोशिश है ताकि वो एकजुट होकर जो भाजपा को हराने का चल रहा है कई चुनाव से, हालांकि वो कोशिश उनकी कामयाब हो ना हो, भले काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, तो लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय कंफ्यूज हो। और मुझे नहीं लगता कि जो व्यवहार है, देखिए जो व्यवहार है एक तरफा जिस तरह से पक्षपात पूर्ण और विद्वेष पूर्ण व्यवहार हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम समुदाय की संस्थाओं के साथ, तो मुझे लगता है अगर इनकी नीयत ठीक है तो वो पक्षपात पूर्ण जो व्यवहार है, भेदभाव पूर्ण और जो विक्टिमाइजेशन है वो खत्म करना चाहिए, खाली मिलने जुलने से कुछ नेताओं से। और देखिए मुस्लिम समुदाय की एक प्रॉब्लम भी ये भी बहुत बड़ी है कि वहां कुछ जो टोपी वाले लोग हैं, कुछ लीडरान है, वो कोई भी बुला लेता है, थोड़ा पैसा वैसा दे देता है, और कई बार तो उनमें से तमाम बिल्डर हो गए हैं कि वो दरोगा भी धमका देता है तो वो चले जाते हैं। और वो अगर जाते भी हैं, लखनऊ में एक चुनाव हुआ था जिसमें सारे जो मुस्लिम बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उन्होंने फतवा दिया था एक कैंडिडेट के लिए, और उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनके मिलने जुलने से कोई फर्क होगा। फर्क तभी हो सकता है जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारें जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें सबको समान रूप से संरक्षण दे, सबको समान रूप से विकास की बात करें, और विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। गलत मुकदमे, गलत निर्दोष लोगों को आप मुकदमे फंसाएंगे, आप तमाम उनकी संस्थाओं को तबाह करेंगे या उसके नाम पर, जी तो जी जी ये जो ये दोनों बातें नहीं चल सकती। मुझे लगता जी है कि मैं पहले शासन उनको सुधारना पड़ेगा।